Hi, hello everyone. Welcome to Word About Bio. This is Ashwani ma'am. So guys, लास्ट बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज मैंने आप लोगों के लिए फिनिश किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा बायोटेक एप्लीकेशन वाला चैप्टर भी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे। उन चैप्टर का रिवीजन मैंने इसलिए नहीं कराया था बिकॉज वो चैप्टर मैं आप लोगों को बहुत बार रिवाइज करा चुकी हूँ। इसलिए आज का जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो रहेगा हमारा इकोलॉजी वाला पार्ट। इकोलॉजी वाले पार्ट में मीन्स आज के ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, बोर्ड्स ओरिएंटेड तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन अगर कोई बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर कर, उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बोर्ड्स में और नीट में? बोर्ड्स में क्या है बेटा, आपका एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर कट हो रखा है, वो नीट में आएगा लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। प्लस ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर में जो ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट है, मीन जो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 13 टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, कौन कौन सा टॉपिक आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, ये देखो आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर एडेप्टेशन। ये वो टॉपिक्स है जो हमारे आपके बोर्ड से सीबीएसई ने रिमूव किया, लेकिन ये नीट में आएंगे तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से उन्होंने पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगी ये चीज, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगी। तो ये वाला जो सिलेबस है ना बेटा, जो 2023 का सैंपल पेपर आया है वहां से मैंने ये सिलेबस आप लोगों के लिए लिया है। तो जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप सिर्फ अभी बोर्ड्स पे फोकस करो तो इन्हीं टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेगा। एंड टोटल सिर्फ 10 मार्क्स की आपकी इकोलॉजी आती है। तो 10 मार्क्स में वो कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई 5 मार्क्स का आ जाएगा और कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, हो सकता है कुछ टॉपिक्स में ऐसे भी पढ़ाऊं जो बोर्ड्स पे नहीं आ रहा है, लेकिन नीट में पढ़ जरूर लेना उन टॉपिक्स को भी। क्लियर, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। अभी अगर आप इसका चैप्टर मैप थोड़ा सा देखें तो बच्चों, चैप्टर मैप में सबसे पहले आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, नेटेलिटी, मोर्टालिटी, ये सब के सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। अब इस चैप्टर को मतलब कंप्लीट इकोलॉजी को पढ़ने के लिए ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी ना ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ना समझे, छोटा स्टोरी बेस में समझ लो कि एक स्टोरी है, जैसे आप लोगों को पूरा इकोलॉजी पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों इकोलॉजी क्या होता है। क्या होता है इकोलॉजी? इकोलॉजी में बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन देंगे कि मैम इकोलॉजी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम वो पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। यू आर राइट, इकोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे इको रेस्पेक्ट पढ़ते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप से मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करता है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की मैं सॉइल की बात करूँ, सनलाइट की बात करें, वाटर की बात करें, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म, कितनी मेरे को बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी जरूर हो रहा होगा, किन रीजन से लॉस हो रहा है, उनको हम बचाएंगे कैसे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एरिया में रह रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिर उसके अंदर क्या 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 फैक्टर्स हम लोगों को पढ़ने होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब जब मैं इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ती हूँ तो उसको एक अलग से टर्म दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्या बोलेंगे हम इसको, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये आपको याद रखना है, जब मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ रही हूँ दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और जब मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज है, उसके अंदर कितनी सारी मेरे को वेरिएशंस देखने के लिए मिल रही हैं। चल इसको आगे बढ़ें, अभी सिर्फ इतना याद रखो, इकोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टू का दूसरा ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन प्लस उसके एनवायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी और पूरी की पूरी इकोलॉजी। अब मेरे पास एक एरिया है, सपोज कर रहे हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, हम सब ऑर्गेनिज्म ही है ना। राइटिंग अच्छी क्यों नहीं आ रही है,
तो मैं क्या बता रही थी, ऑर्गेनिज्म, कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ऑब्वियसली हम सभी का ऑर्गेनिज्म है। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं, जैसे कि मैं अपने एरिया की बात करूँ कि मेरे एरिया के अंदर कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे रह रहे होंगे। तो अगर मेरे को वहां पे काउंट करना है कि उस पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे ऐड हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां से जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पढ़ने वाली हूँ। फिर पॉपुलेशन के बाद एक पॉपुलेशन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारे, अभी तो एक ही टाइप की स्पीसीज थी, मैंने ह्यूमंस ह्यूमंस रह रहे थे वहां पे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे ह्यूमंस थे, उन सबको उठा के एक जगह एक कॉमन एरिया पे लिया, उसको पॉपुलेशन बोल दिया। और उसके अंदर अगर मैंने क्या किया, अलग अलग स्पीसीज लेके आ गई, कि अभी ह्यूमंस भी थे, अब वो ह्यूमंस क्या करे, इधर उधर से कुछ एनिमल्स भी लेके आ गए, कैट लेके आ गए, डॉग लेके आ गए, तो मेरे पास स्पीसीज हो गई। ठीक है, फिर बहुत सारी स्पीसीज जब एक एरिया के अंदर रहती है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, बायोटिक कम्युनिटी। मतलब वो मेरी क्या बन चुकी है, कम्युनिटी बन चुकी है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। कम्युनिटी बायोटिक, बायोटिक मीन जहां पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और एबायोटिक कम्युनिटी मतलब जहां पे नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बायोटिक कम्युनिटी, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ बायोटिक कम्युनिटी के साथ साथ ए बायोटिक को भी ऐड कर दूं, मतलब मैं इन्वायरमेंट को भी ऐड कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक बायोम बनाएंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और पॉन्ड इकोसिस्टम है, वो बायोम बन गया। फिर जब मैं बहुत सारे बायोम्स की बात करूंगी, बहुत सारे बायोम्स इकट्ठे होके पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, मेरा बायोस्फीयर बनाएंगे। यहीं से आप लोगों को ना पूरा इकोलॉजी समझ आना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम यहीं पे, इसके बाद सारी चीजें आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक एरिया के अंदर रह रहे हैं, उसको अगर मैं काउंट करूँ एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। उस पॉपुलेशन के अंदर अभी सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, अलग अलग टाइप के आने लग जाएगा, तो मैं उनको स्पीसीज नाम देने लग जाऊंगी कि ह्यूमन वाली स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज है, इसकी स्पीसीज है। बहुत सारी स्पीसीज एक एरिया के अंदर होगी, बायोटिक कम्युनिटी। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी मैं वहां पे नॉन लिविंग को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, माउंटेन्स भी होंगे वहां पे, और सॉयल भी है, लैंड भी है, वाटर भी है, ये सारी है बायोटिक चीजें। जब मैं इन सबको भी काउंट करूंगी, मतलब इन सब की भी स्टडी करूंगी, उसको मैं बोलूंगी इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बनाएंगे बायोम, एंड बहुत सारे बायोम्स मिलके बनाएंगे मेरा पूरा बायोस्फेयर। बताओ ये वाली चीज सबको समझ में आई है नहीं है, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। वहां में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी एक जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैंगो। मैंगो क्या एक स्पीसीज है, मैंगो के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज अगर मेरे को देखने के लिए मिलती है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल, और मैं मैंगो को ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, सिंगल ऑर्गेनिज्म को लेके उसके अंदर क्या क्या वेराइटीज देखने के लिए मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, या फिर इसी को ही हम आपका अल्फा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। राइट और नॉट? जिसका एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, रोवोल्फिया वोमिटेरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है जो अपने अंदर से एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ड्रिजपाइन, जो बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प किया जाता है। तो रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, एक स्पीसीज है। इस स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स अलग अलग अमाउंट में रिजर्पाइन केमिकल सिक्रेट करता है। तो मतलब मेरे को एक ही स्पीसीज के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल में, उसके जीन्स में वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को लेके बात करते हैं वो हम, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन अगर कोई एक एरिया है, उस एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीसीज देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि एक बायोटिक कम्युनिटी आ गया मेरे पास, बायोटिक कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज आ गई थी, नहीं ह्यूमंस आ गए हमारे पास, काउ आ गई, डॉग आ गया, बर्ड्स आ गई, ये अलग अलग स्पीसीज है। तो मतलब मेरे को स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज से आप स्पीसीज डाइवर्सिटी याद रखो, इसी को हम आपका बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और अगर मेरे को डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम देखने के लिए मिलती है, तो हम उसको बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। इज इट क्लियर बच्चों? इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? अच्छा, साथ ही साथ अब अपनी टर्मिनोलॉजीज भी कंप्लीट करते चलेंगे। इकोसिस्टम टर्म दिया था हमारे सर एजी टांसले ने।
इन 1935। बताओ, क्लियर यहाँ तक? ऑर्गेनिज्म पे पॉइंट याद रखना, रोवोल्फिया बॉर्बिडोरी रिजर्वाइन केमिकल सिक्रीट करता है। और इसके अलावा जैसे कि राइस की कितनी वेराइटीज मेरे को मिलती है, 50,000 वेराइटीज राइस की होती है, 1,000 वेराइटीज मेरे को मैंगो की देखने के लिए मिलती है। ऐसी स्पीसीज डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जो मेरे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट एक एरिया है जहां पे ज्यादा अमाउंट में मेरे को एम्फीबियंस की स्पीसीज दिखाई देती है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में मोर अमाउंट ऑफ एम्फीबियंस एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है सबको, जितना अब तक मैंने आप लोगों को बताया? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पे ना अब ऐसे मत कंसीडर करके चलना कि मैम पहले 13 चैप्टर पढ़ा रही है, फिर 14 पढ़ाएंगे, फिर 15 पढ़ाएंगी। तीनों चैप्टर्स को मिक्सअप करके मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो ट्राई करना, यहाँ से नोट बनाना चाहोगे नोट बना लेना, अनलेस बस सुन भी लोगे ना, आपका पूरा इकोलॉजी रिवाइज हो जाने वाला है। चल, अभी सबसे पहले मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही आप लोगों को याद कराती हूँ कि जब भी आप ऑर्गेनिज्म लेवल आप सोचोगे तो आपकी माइंड में क्या क्या कंसेप्ट आ जाने चाहिए। सबसे पहली चीज तो अल्फा डाइवर्सिटी आ जानी चाहिए आपके माइंड में। अल्फा डाइवर्सिटी नाम आते ही रोवोल्फिया वोमिटोरिया रिजर्वाइन केमिकल सिक्रीट करता है। 50,000 राइस की वेराइटीज है, 1,000 मैंगो की वेराइटीज है। ये डेटा आपके माइंड में अगर आ रहा है, इट मीन्स आप इकोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो, अनलेस नहीं पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिज्म एक बहुत नॉर्मल से पॉइंट में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मेरे माइंड में पहले क्वेश्चन ये आएगा कि मैं इंडिया में रहती हूँ, टोटल इंडिया में कितने ऑर्गेनिज्म होंगे? क्या किसी ने कभी काउंट करने का ट्राई किया है? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम होते तो काउंटिंग होती रहती है। तो इसी काउंटिंग को, तो जब मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रही हूँ तो मेरे माइंड में क्वेश्चन क्या आया कि कितने ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म है भी तो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म पढ़ते ही, ऑर्गेनिज्म टर्म सुनते ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मेरे को कोई बता दो कि कितने टाइप के या कितनी पॉपुलेशन है, कितने ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। तो इसकी हेल्प, ये चीज को पता करने के लिए आपने हेल्प ली IUCN। IUCN एक बुक लिखती है जिसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। कौन से ईयर में इन्होंने लिखा था रेड डेटा बुक में? रेड डेटा बुक 2004 में इन्होंने ये बोला भाई कि हमारे पास टोटल प्लांट और एनिमल्स के 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। अब आप मेरे को बताओगे 1.5 मिलियन स्पीसीज है या फिर 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म है? ये आप बताओगे 1.5 मिलियन स्पीसीज है या ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसके बाद ये तो IUCN ने बोल दिया। एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट मे। रॉबर्ट में साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि भाई ये 1.5 मिलियन नहीं, आप तो बहुत ज्यादा कम बोल रहे हो, ये हमारा टोटल 7 मिलियन है। और 7 मिलियन ये है, इन्होंने बोला कि भाई आप इसको थोड़ा सा प्रूफ कर दो, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो इस डेटा को। तो इन्होंने बोला कि जो 7 मिलियन है इनमें 70% तो हमारे पास है एनिमल्स, मतलब मोर देन 70% एनिमल्स हैं, और अराउंड 22% है प्लांट्स। ये इन्होंने बोला। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई जो 70% एनिमल है ना, इन 70% का भी 70% इनके 70% है इंसेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास टोटल 10 एनिमल्स है ना, तो 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं। 7 आउट ऑफ 10 आर इंसेक्ट्स। ये डेटा था हमारा जो दिया गया। फिर इसके बाद मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि भाई इतनी सारी स्पीसीज है, कितना लैंड चाहिए होगा इनको रहने के लिए। फिर मेरे को पता चला कि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया के अंदर 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है, पूरे वर्ल्ड का। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज का काउंट देखूं, पूरे वर्ल्ड की अगर 100% स्पीसीज डाइवर्सिटी है, उसमें से 8.1% स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% हम लैंड रख रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की 8.1% स्पीसीज हमारे पास है। इसका मतलब इंडिया सबसे ज्यादा स्पीसीज एनरिच कंट्री है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। लैंड कितना? 2.4%, और वर्ल्ड स्पीसीज का कितना है? 8.1%। ये समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से।
इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर आना ना? चलो, अब इतना मेरे को पता चल गया कि भाई इतनी सारी चीजें। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के अंदर ज्यादा स्पीसीज है, बाकी एरियाज के अंदर स्पीसीज कम क्यों है? क्या उसके पीछे कोई रीजन है? क्या हमारा एनवायरमेंट क्या अफेक्ट करता है स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि इस एरिया के अंदर ज्यादा स्पीसीज रहेगी, मतलब नेचुरली ये चीज होती है, दूसरे एरिया के अंदर स्पीसीज काउंट कम रहेगा? आखिर वो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं स्पीसीज रिचनेस को? तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पता चला कि भाई जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी मेरे को पता चल रही है यहाँ पे, ये इतनी बायोडाइवर्सिटी जो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, आखिर कौन से फैक्टर है जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे भाई मेरे को दो चीजें पता लगी। क्या पता चला? एक तो होता है हमारा लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। देन मेरे को पता चला कि भाई मेरे पास दो फैक्टर्स है, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मेरे को ये पता चला कि सपोज ये मेरा ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा इक्वेटर, ऐसे ही होता है ना, इक्वेटर, एंड ऊपर होता है पोल। तो मतलब पोल सबसे हाइट पे होता है। अगर मैं इक्वेटर से पोल की साइड जाऊंगी, इक्वेटर से पोल की साइड जाऊंगी, तो मेरा जो स्पीसीज का काउंट है या फिर स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होगी। और अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं तो क्या होगा? पोल से इक्वेटर की साइड आ रही हूं मैं, हाइट कम हो रही है नहीं हो रही है? हाई एल्टीट्यूड से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो, पोल से इक्वेटर एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की साइड आ रही हूँ, तो मतलब मेरी जो पॉपुलेशन का काउंट है वो बढ़ेगा। पोल से इक्वेटर की साइड जाएंगे तो स्पीसीज इंक्रीजेस। ये इन्होंने मेरे को फैक्टर समझाया। जब मैंने पूछा कि भाई इंडिया के अंदर क्यों 8.1% है, तो मुझे इन्होंने बोला कि भाई देखो क्या होता है, जो एरियाज इक्वेटर के पास है उनके अंदर ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा, जो एरिया पोल के पास है उनके पास कम मिलेगा, ये इन्होंने बोला। फिर मैंने, अब कोई भी चीज हमें ऐसी बोल देता है हमें ट्रस्ट नहीं होता, हम उनसे प्रूफ मांगते हैं, तो मैंने भी इनसे प्रूफ मांगा। अब इन्होंने प्रूफ में कुछ रीजंस मेरे को बताए। ने बोला कि हमारे जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स होते हैं हम उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर की साइड जाओगे तो आएंगे हमारे पास टेम्परेट रीजन, एंड देन आएंगे हमारे पोलर रीजन्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक रीजन की अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करूं, तो एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड की बात करेंगे तो उनका लेटीट्यूड होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। और अगर हम टेम्परेट की बात करेंगे तो टेम्परेट पे होता है 41.5 डिग्री नॉर्थ। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है लेटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, एंड ये हो जाएगा आपका 71 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया, किसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने? कोलंबिया का एग्जाम्पल लिया, कि कोलंबिया के अंदर जब देखा गया 1400 स्पीसीज थी बर्ड की, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड यहाँ पर पाई गई। फिर जब टेम्परेट रीजन के अंदर देखे गए तो टेम्परेट रीजन के अंदर आपका 105 स्पीसीज थी, और जब पोलर के अंदर देखा गया तो यही स्पीसीज 56 थी। टेम्परेट रीजन में कौन से एरिया में देखा इन्होंने? न्यूयॉर्क के अंदर देखा, एंड पोलर के अंदर इन्होंने देखा आपका ग्रीनलैंड में। ये था हमारा डेटा। तो पोलर रीजन में 56 स्पीसीज देखी गई ग्रीनलैंड एरिया के अंदर। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से टेम्परेट की साइड आ रहे हो, टेम्परेट से आप पोलर की साइड आ रहे हो, तो नेचुरली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीसीज का काउंट कम होता जा रहा है। स्पीसीज का काउंट कम इसलिए होता जा रहा है बिकॉज लेटीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अब आप एक चीज आपके माइंड में आएगा कि मैम लेटीट्यूड बढ़ने से हो क्या रहा है, क्योंकि ये वाले जो ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है ये मेरा पोल के पास सबसे ज्यादा है। पोल्स वाले एरिया में क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने का जो इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा पोलर रीजन पे होगा। पोलर रीजन के अंदर जो सीजन्स होंगे वो कांस्टेंट नहीं होंगे, मींस वहां पे अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होंगे, और जहां पे अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं वहां पे स्पीसीज का सर्वाइवल
काउंट भी कम होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ज्यादा सनलाइट पाई जाती है, लेस डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्टिंग का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे स्पीसीज का काउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल पे, जब मैं पढ़ूंगी कि ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे कितने कितने पाए जा रहे हैं, तो लेटिट्यूडनल। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब इस पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि ये रिलेशनशिप किसने दिया था, तो ये हमारे साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने नाम याद रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट ने ये रिलेशनशिप दिया था, जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफर थे। इन्होंने बोला कि मोर स्पीसीज मोर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका स्पीसीज का काउंट भी बढ़ता चला जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया जो थी log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a, जहां पे जो हमारा ये z है, z हमें बताता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होती है, z की वैल्यू आपकी 0.1 से लेके 0.2 तक, अगर हम स्मॉल एरिया की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं पूरे कॉन्टिनेंट की बात करूंगी तो पूरे कॉन्टिनेंट में ये होगा मेरा 0.6 से लेके 1.2 तक। एंड इन्होंने यहाँ पे ग्राफ भी दिया था एरिया और स्पीसीज के बीच में, एरिया एंड स्पीसीज के बीच में जो ग्राफ दिया था वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। ग्राफ हमें क्या बताता है, s इज इक्वल्स टू c a टू द पावर z। ग्राफ भी याद रख रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। जितनी ज्यादा स्पीसीज आप बढ़ाते, मतलब जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाओगे उतनी वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती चली जाएगी। ये था हमारा ऑर्गेनिज्म के बारे में। जब भी मेरे माइंड में आएगा तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा पॉपुलेशन को लेके। जरा पॉपुलेशन पे देख लेते हैं अभी। तो अब आता है हमारे बच्चों पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे रह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने एरिया के अंदर रह रहे हैं, एन बाई एस। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीडी, तो पीडी इज इक्वल्स टू एन बाई एस। अब यहीं पे आपको 4 एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज योर नेटेलिटी, सेकेंड वन इज योर मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। अब इनके सिंबल से ही आप लोग को समझ जाना है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। नेटेलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है पर 1000 इंडिविजुअल्स। तो मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, नंबर ऑफ बर्थ। मोर्टेलिटी मतलब होता है आपका डेथ रेट, डेथ रेट होगा तो मतलब कम होगा। माइग्रेशन का मतलब है कि आपके हैबिटेट के अंदर बाहर बाहर से इंडिविजुअल्स आके रह रहे हैं, तो ये भी आपका प्लस होगा। माइग्रेशन मतलब आपके इंडिविजुअल्स चले गए आपके एरिया के अंदर से। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन जाती है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एन टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन टी प्लस बी प्लस आई। बी मतलब आपका बर्थ रेट, आई फॉर इमाइग्रेशन, माइनस डी प्लस ई, डी फॉर डेथ रेट। तो इसको आप बी भी लिख लो, बर्थ रेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेथ रेट। इसको हम लिखते हैं कैपिटल आई से, इसको हम लिखते हैं कैपिटल ई से। तो यहां तक आपको चीजें याद रखनी है पॉपुलेशन के बारे में। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स हमारे 3 एस्पेक्ट्स में बनाए जाते हैं। एक तो वो इंडिविजुअल जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, फिर जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फेज में है, एंड देन वो इंडिविजुअल जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुके हैं। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। उसी के बेसिस पे मेरे पास 3 एज पिरामिड बन के आता है। पहला एज पिरामिड होता है आपका एक्सपेंडिंग, सेकेंड स्टेबल। शेप आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कैसी शेप आपकी यहाँ पे आएगी। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती ही बढ़ती जा रही होगी तो उस केस में आपका जो एज पिरामिड का शेप होगा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर
शेप। स्टेबल के केस में होगा आपका ये बेल शेप, डिक्लाइनिंग के फेज में होगा आपका ये आर्म शेप। ये हुआ हमारा पॉपुलेशन के बारे में। अब एज पिरामिड, सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों ने देख लिया, 4 एस्पेक्ट्स, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, कैसी शेप आती है वो आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट का भी एंड बोर्ड एग्जाम्स का भी, हमारे ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स में बहुत सिंपल है याद रखना, दो ग्रोथ मॉडल्स मेरे को पढ़ने होते हैं। एक होता है मेरे पास एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक होता है मेरे पास लॉजिस्टिक मॉडल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि जब मेरे पास किसी भी पॉपुलेशन के पास लिमिटेड अनलिमिटेड अमाउंट में फूड और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जब किसी के पास अनलिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज, तो उसके खर्चे भी अनलिमिटेड होंगे या नहीं होंगे, उसकी डिमांड्स भी अनलिमिटेड होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ आता है, कर्व आएगा, वो आएगा से जे शेप, जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाएगा। अब इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ dn बाय dt इज इक्वल्स टू आर एन। ये हमारी इक्वेशन है जब मेरे पास रिसोर्सेस क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में। एल फॉर लॉजिस्टिक मॉडल, एल फॉर लिमिटेड, मतलब अब मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो चुके हैं, तो मेरा जो ग्रोथ कर्व है वो भी आपका चेंज हो जाएगा एंड इक्वेशन बन जाएगी dn बाय dt आर एन k माइनस एन बाय के। यहाँ पे जो k है, k इज नॉन एज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वो अप टू विच लिमिट आपका, बिकॉज आपके पास सपोज करो एक एग्जांपल देते हो, आपके पास 10 चॉकलेट्स है, तो 10 चॉकलेट्स को आप लिमिटेड अमाउंट में 10 तक ही तो खा पाओगे ना, लेकिन आपको पता आपके सामने पूरा रूम भरा पड़ा है चॉकलेट्स का, तो आप जितना मर्जी उतना खाने की कोशिश करोगे उनको। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर लिमिट डिसाइडेड है, क्या इतना ही है, तो आप उतनी ही अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज भी करोगे, कि एक कैपेसिटी है किसी भी चीज को कैरी करने की। प्रॉपर डेफिनेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। लॉजिस्टिक मॉडल का जो शेप आता है वो होगा आपका एस शेप, एंड एक्सपोनेंशियल में तो आपको शेप दिख ही रहा है, दिस इज जे शेप कर्व। क्लियर यहां तक? एंड इसकी एक और इक्वेशन हम लिख देते हैं, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है। एक इक्वेशन अभी मैंने आपको पहले लिखाई थी, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। दोनों इक्वेशन याद रखना है, एन टी बाई dn बाई dt इज इक्वल्स टू आर एन, dn बाई dt इज इक्वल्स टू आर एन k माइनस एन बाई के। नीट में भी पूछा जाता है एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। तो यहाँ तक हमारा ग्रोथ मॉडल तक फिनिश हुआ, पॉपुलेशन वाला पार्ट। अब आता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, मतलब हमें यहाँ पे इंट्रैक्शंस पढ़ने हैं आपस में। अब इंट्रैक्शंस पढ़ने के लिए छोटी सी टेबल बना लो बच्चों पहले, फिर एक एक इंट्रैक्शन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। स्पीसीज ए एंड देन स्पीसीज बी, एंड इसको रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिलेशन लिखवाऊंगी, फिर आप मेरे को बताओगे कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी में से किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी सपोज मेरे पास है रिलेशन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म सबको पता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब जब दो पार्टनर्स एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हैं कि भाई तुम मेरा ये काम करना, मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, दोनों को बेनिफिट होता है, किसी को वहां पे हार्म नहीं होता, तो स्पीसीज ए को भी बेनिफिट मिलेगा, स्पीसीज बी को भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रीडेटर होगा जो प्रे को खा रहा है, एक खा रहा है, उसको तो क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दूसरा बेचारा खाया जा रहा है, उसको बोलेंगे प्रे। तो मतलब पॉजिटिव किसके लिए होगा यहाँ पे, हमेशा प्रीडेटर के लिए होगा, और नेगेटिव किसके लिए हम यूज करेंगे, प्रे के लिए यूज करेंगे। सॉर्टेड यहाँ तक। फिर आता है मेरे पास पैरासिटिज्म। स्पेलिंग हाँ, ये कलर दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा ज्यादा लाइट है बट अच्छे से दिख जाएगा। आई गेस दिख रहा होगा। पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को
कोई बेनिफिट, मतलब उसको हार्म होता है यहाँ पे। फिर आता है हमारा कॉमेंसलिज्म, वो ज्यादा ही लाइट है कलर। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना बेनिफिट होता, नहीं हार्म होता। फिर आता है हमारा एमेंसलिज्म। अब इनके एग्जाम्पल्स वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगी। एमेंसलिज्म में एक को हार्म होता है, दूसरे के ऊपर नो इफेक्ट। देन कंपटीशन में तो सबको पता ही है क्या होता है, किसी को हार्म नहीं होता, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। अब एक एक करके समझते हैं। म्यूचुअलिज्म तो सबको क्लियर है, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल भी हम लोगों को याद रहते हैं, जैसे कि लाइकन हो गया मेरे पास, माइकोराइजा हो गया, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी म्यूचुअलिज्म में रहते हैं फॉर देयर पॉलिनेशन। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म सिंपल है। प्रीडेटर से अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रीडेटर का मतलब ये होता है, ये एक चीज ध्यान से समझ लेना बच्चों, देखो वर्बली समझा रही हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखो, जो मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में, वो नोट्स को ओपन कर रखना। प्रीडेशन का मतलब है एक प्रीडेटर होगा, एक प्रे होगा, प्रीडेटर जो खाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे एनवायरमेंट में प्रीडेटर का क्या रोल है, प्रीडेटर प्रे को खा रहा है। अब प्रे भी क्या होता है ना, प्रे भी कोई ज्यादा अच्छा खासा नहीं होता, वो भी किसी ना किसी एक्सपेक्ट्स में हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा ही रहा होता है। तो प्रीडेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो प्रे को नहीं खाएगा तो बहुत सारे प्रे बढ़ जाएंगे, प्रेज के बीच में कंपटीशन होगा फूड के लिए, उनके बीच में कंपटीशन भी कर रहा है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, उनके बीच में पॉपुलेशन, उनके बीच में कंपटीशन, दो प्रेज के बीच में कंपटीशन को कम कर रहा है। और अगर प्रे का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरे इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, तो हमारी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो पहला जो टॉपिक आप लोग यहाँ पे याद रखने वाले हैं वो आपको ये पता होना चाहिए, रोल ऑफ प्रीडेटर, कि हमारे प्रीडेटर का रोल क्या है। क्लियर हो जाएगा सबको। फिर सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रे अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। तो फिर आपको यूज करना है प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। अब रोल ऑफ प्रीडेटर तो मैंने आपको बता दिया, प्रे अब क्या क्या यूज करेगा। सपोज कर रहा है मेरे पास प्रे का कलर है ब्लैक, अब वो ब्लैक किसी ब्लैक ही बॉडी के ऊपर आके बैठ रहा है, प्रे जो है वो ब्लैक कलर का है, वो किसी ऐसे सरफेस के ऊपर बैठ रहा है जिसका कलर ब्लैक है, तो क्या प्रीडेटर आके उसको पिक कर पाएगा, यस और नो बताओ जल्दी से। नहीं पिक कर पाएगा ना। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम आपका कैमोफ्लोज। कैमोफ्लेज भी बहुत अच्छे इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट कैमोफ्लोज ये होता है। इसका मतलब ये है ब्लेंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ब्लेंडिंग कर रहा है विद द सराउंडिंग, जैसा सराउंडिंग में है वैसे ही अगर वो अपने आप को ब्लेंडिंग कर रहा है, अपना कलर चेंज कर रहा है या फिर अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है, अपने ऊपर कोई मार्किंग ले रहा है जस्ट टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर, उसको बोलेंगे कैमोफ्लोज। क्लियर यहाँ तक। तो पहला मैकेनिज्म जो हमारा प्रे यूज कर रहा है अपने आपको प्रीडेटर से बचाने के लिए, दिस इज नोन एज कैमोफ्लेज। सेकेंड होता है हमारा एक मोनार्क बटरफ्लाई, के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, वो होती है बहुत डिसटेस्टफुल, ताकि कोई उसको खा ना पाए, अपना जो टेस्ट है वो बहुत गंदा बना लेती है। और वो गंदा टेस्ट उसका इसलिए बन जाता है क्योंकि जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है ना, वो एक पॉइजनस वीड खा लेती है, पॉइजनस वीड खाने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो बहुत गंदा हो जाता है, जो उसको हेल्प करता है, क्योंकि प्रेडेटर की क्या चाहिए, टेस्टी टेस्टी बटरफ्लाइज को खाएंगे, तो मोनार्क वो नहीं खाते, इसलिए मोनार्क ने अपने आप को बचा लिया। मोनार्क प्रे था, उसने अपने आप को बचाया, अपने आप को डिसटेस्टफुल बना के। बहुत सारे प्रे क्या करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर थॉर्न्स और स्पाइन्स वगैरह ले आएंगे। क्या करेंगे, थॉर्न्स या फिर स्पाइन्स ले आएंगे, जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको खा ना पाए। कुछ क्या करेंगे, अपने अंदर पॉइजनस केमिकल सिक्रेट करा लेंगे, पॉइजनस केमिकल जैसे निकोटीन, कैफीन हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको खा ना पाए। और ये जनरली पॉइजनस केमिकल वाला ना कुछ ग्रासेस वगैरह यूज करता है ताकि वो अपने आप को कैटल से बचा पाए। कैटल ग्रेजिंग करते हैं नहीं करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स ने क्या किया, बहुत सारी वीड्स वगैरह ने अपने आप अंदर एक पॉइजनस केमिकल सिक्रेट कर लिया, जिसकी वजह से कोई भी कैटल या ग्रेजिंग एनिमल उनको खा ना पाए। ये होता है हमारा प्रीडेशन। याद रहेगा, दो चीजें याद रखनी है, रोल ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। फिर आते हैं हम आपका नेक्स्ट पैरासिटिज्म। पैरासाइट के बारे में आपको बहुत
इजीली पता ही है। पैरासाइट में कुछ याद नहीं रखना, एक छोटी सी मैं आप लोगों को टेबल बता रही हूँ जो आप याद रखोगे। ये पे लिख देती हूँ पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में सबसे पहले एग्जांपल आपको याद रखना है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक एज अ पैरासाइट रहता है, किसके ऊपर रहता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका स्नेल और फिश के ऊपर एज अ पैरासाइट की तरह पाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, ये आपका मॉस्किटो के अंदर रहता है। फिर आपका लाइस हो गया जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। टिक्स हो गया जो डॉग्स में पाया जाएगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कसकटा, CUSCUD स्पेलिंग चलेगा, कसकटा। ये आपका पाया जाता है शू फ्लावर बश में। दीज आर द एग्जाम्पल जो आपको पैरासिटिज्म के बारे में याद रखना है। पैरासिटिज्म हो गया, अब चलते हैं हम आपका कॉमेंसेलिज्म पे। कॉमेंसेलिज्म, अब देखो कॉमेंसेलिज्म में आपको पता ही है क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है दूसरे को कुछ नहीं होता। कॉमेंसेलिज्म, अब ध्यान रखना है कॉमेंसेलिज्म में कौन किसके ऊपर एज ए कॉमेंसेलिज्म की तरह रहता है। सबसे पहले मेरे पास ऑर्किड रहता है, किसके ऊपर, मैंगो ट्री के ऊपर। तो मतलब ऑर्किड को तो क्या मिल रहा है, एक शेल्टर मिल रहा है, और मैंगो ट्री को कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, कोई ना तो उससे बेनिफिट हो रहा ना ही कुछ हार्म हो रहा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा बार्निकल। बार्निकल रहती है कहाँ पे, वेल के बैक के ऊपर रहती है। जिधर जिधर वेल जाएगी इन द सर्च ऑफ फूड, हमारा बार्निकल को भी फूड मिल जाता है वेल के साथ साथ। एक एग्जाम्पल होता है हमारा एग्रेट। एग्रेट मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे कैटल्स के साथ रहते हैं। कैटल्स ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। तो कैटल जहाँ पे किसी ग्रास वगैरह के पास जाएंगे तो वहां पे जाए बहुत सारे इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं अचानक से, क्योंकि कैटल जाके उस ग्रास के ऊपर टच करेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट बैठे रहते हैं, उड़ेंगे, एग्रेट उसको खा लेगा। ये होता है। एक एग्जाम्पल होता है यहाँ पे क्लॉन फिश, जो कि रहता है किसके साथ, सी एनीमोन के साथ। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, सबके सब आपको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर, ये याद रखना है। फिर आता है कॉमेंसेलिज्म के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं एमेंसेलिज्म के। एमेंसेलिज्म में पता ही क्या होता है, एक को हार्म होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हार्म होता है कहाँ से, पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम पेनिसिलिन जो केमिकल सिक्रीट करता है उसकी वजह से। बताओ, पेनिसिलियम पेनिसिलिन सिक्रेट का, उसको तो कोई हार्म नहीं हो रहा, लेकिन हमारे बैक्टीरिया का हार्म हो रहा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है बिकॉज। देन यहाँ तक सब कुछ ओके। चलो अब यहाँ तक अगर हमारा डन है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आपको याद रखने जरूरी है। जैसे कि एक पॉइंट होता है रेगुलेट। वैसे ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट स्टिल आप लोगों को समझना जरूरी है। कन्फर्म, मर्स, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। देखो रेगुलेट का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं उनको बोलते हैं रेगुलेटर। जो कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। वेरिएबल करता है, जैसे बाहर का एनवायरमेंट होगा, जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा, वैसे ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कर लेंगे। माइग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी अभी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाऊं जब तक मेरे एरिया में गर्मी है, उसको बोलेंगे माइग्रेशन। सस्पेंड का मतलब होता है विंटर स्लीप और समर स्लीप। विंटर स्लीप को हमें पता है हाइबरनेशन बोलते हैं, और समर स्लीप को हमें पता है एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, देखो वर्बली बता रही हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को माइंड एक्टिव रखना जरूरी है। जरूर मैं बहुत सारी चीजें लिख नहीं रही हूँ। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ विच ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं। पहले एग्जाम्पल है बैम्बू ट्री, सबको याद रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है पैसिफिक सैल्मन फिश। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ विच ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। द फर्स्ट वन इज बैम्बू ट्री एंड द सेकेंड वन इज पैसिफिक सैल्मन फिश।
फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा किसी एक एंडोथर्म वार्म ब्लडेड एनिमल का नाम बताओ, वार्म ब्लडेड एनिमल मंकी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल स्नेक। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो बेंथिक जोन पे पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म जो बेंथिक जोन, एग्जाम्पल एंगलर फिश, एंगलर फिश जो वंस इन अ लाइफ टाइम ब्रीड करता है, पैसिफिक सैल्मोन फिश एंड बैम्बू, एंडोथर्मिक आपका मंकी, और एक्टोथर्मिक स्नेक, बेंथिक जोन में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म एंगलर फिश। डन यहाँ तक क्लियर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट इज ट्री लाइन। अब ट्री लाइन क्या होता है, ट्री लाइन बच्चों एक ऐसा लेटीट्यूड, एक ऐसा एरिया जिस मतलब जिसके मतलब एक ऐसा ना पैरामीटर बना दिया गया है कि इस पैरामीटर के जब आप बियॉन्ड जाओगे तो आपको कोई ट्रीज वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसा एल्टीट्यूडनल रीजन बियॉन्ड विच देयर विल बी नो ट्रीज, सिर्फ हर्ब्स या शर्ब्स ही पाए जा सकते हैं, कोई ट्रीज नहीं देखने के लिए मिलेगा। दैट्स इट, ये वाला चैप्टर फिनिश, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले बता देती हूँ क्या क्या चीजें याद रखनी है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या चीजें याद रखनी है। पॉपुलेशन में 4 छोटे छोटे से फैक्टर्स है, नेटेलिटी, मोर्टैलिटी और इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, एज पिरामिड्स हो गए, फिर ग्रोथ मॉडल हो गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, फिर इसके बाद ये पैरासिटिज्म वाले, कॉमेंसलिज्म, ये वाले एग्जाम्पल याद रखने। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं करोगे चलेगा, सॉर्टेड। एक वो ग्राफ भी है बायोम्स वाला, बस उसको भी और देख लेना। ग्राफ है बायोम वाला, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है वैसे। बायोम वाला हाँ अब बोर्ड एग्जाम में नहीं है, नीट में, नीट के लिए पक्का देख लेना उसको। ठीक है चले हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर, विच वन इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है मेरे पास बायोटिक कंपोनेंट, एक आता है मेरे पास एबायोटिक। बायोटिक मतलब सारे लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर आएंगे। लिविंग कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे मेरे ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स। याद रखना है जितनी भी फूड चेन होंगे वो सारी की सारी प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर आती है मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, जिनको हम कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, डिकम्पोजर्स इसी के अंदर आता है। अब जो प्रोड्यूसर्स मेरी जो प्रोडक्टिविटी करेंगे, प्लांट्स जो रेट ऑफ बायोमास बना रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो हमारे हेट्रोट्रॉप कंज्यूमर्स जो प्रोडक्शन करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर्स, याद रखना है। एबायोटिक में मेरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, और ह्यूमिडिटी कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, ये सारी चीजें। टोपोग्राफी मतलब मेरे सॉइल की कंपोजिशन वगैरह कैसा है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अब सबसे पहले इसमें याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, एक होता है मेरे पास जीपीपी एंड एक होता है मेरे पास एनपीपी। जीपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने कितनी प्रोडक्टिविटी करी, कितना रेट ऑफ बायोमास बनाया, फिर उस रेट ऑफ बायोमास में से कुछ उसने यूज कर लिया किसके लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो वही मेरी कहलाएगी एनपीपी। ए -1 हटा दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितनी प्रोडक्टिविटी हुई वो जीपीपी, और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करने के बाद जो आएगी वो होगी मेरी एनपीपी। इसको मेजर करेंगे हम हमेशा किसमें, किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर, इसमें हम इसको पर मीटर स्क्वायर नहीं होता ना, मीटर स्क्वायर होता है, पर ईयर होता है। किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसमें आप इसको मेजर करेंगे। और अगर मैं बात करूँ प्राइम प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो हम यहाँ पे ओशियंस की बात करते हैं, क्योंकि ओशियंस के अंदर ना 71% कार्बन पाया जाता है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 55 बिलियन टन। और अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालू ना तो टोटल प्रोडक्टिविटी का 32.5% प्रोडक्टिविटी ये दिखाता है हमें। क्लियर ये वाली चीज सबको, चलो इतना हमारा हो गया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ओशियंस का हो गया 71%। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है हमारे पास
प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने बता दी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बता दी, एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन का मतलब वही एक स्ट्रेट चेन होती है, जब एक ट्रॉपिक लेवल फिर सेकेंड ट्रॉपिक, हमेशा प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स आएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे कंज्यूमर्स आएंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म एक सक्सेसिवली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वहां पे मेरी फूड चेन बनती है। और जो फूड चेन को हम इंटरलिंक बना देते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्पेसेस, बहुत सारे प्लेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में ये डिफरेंस होता है, फूड चेन स्ट्रेट होती है, फूड वेब स्ट्रेट कभी नहीं होगी। एनर्जी फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का फ्लो होता है, और वो एनर्जी सिर्फ कितनी फ्लो करती है, 10% एनर्जी फ्लो करती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसी को हम बोलते हैं आपका लिंडमैन्स 10% लो। लिंडमैन 10% लो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने बोला क्या, जो मेरे प्लांट्स है इतनी सारी प्रोडक्टिविटी करते हैं, लेकिन प्लांट्स प्रोडक्टिविटी कैसे करते हैं वो भी तो मेरे को याद रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो प्लांट्स प्रोडक्टिविटी कैसे करता है, मेन जो सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, वो कौन है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सुनते हैं ना, नहीं सुनते हम लोग? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से जो लाइट आ रही है उसका सिर्फ 50% ही, जो सन से जितनी भी लाइट आ रही है उसका 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पार 50%। और हमारे प्लांट्स इस 50% का सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। 2 से 10% ही कैप्चर करेंगे और वहां पे अपना बायोमास बनाएंगे, और फिर जितना बायोमास बनाएंगे उसका 10% ही ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। 10% ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया? सन से जितनी भी लाइट आती है, जितनी भी रेडिएशन आती है, उसका सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में लाई करता है, और उस 50% का भी सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके फूड वगैरह जो भी उनको बनाना बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भी जितना उन्होंने बनाया सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफर करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में जब जाएगा उसका अगेन 10% जाएगा। इस 10% वाले को ही मैंने आपको बता दिया, इसको लिंडमैन्स 10% लो बोलते हैं। लिंडमैन 10% लो, ये याद रखना है आपको। फिर अभी जितना भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह है, फूड चेन में हमें पता है क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक मैटर। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस स्टेप्स आता है, जैसे कि सबसे पहला आता है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, देन लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, F for फ्रेगमेंटेशन, L for लीचिंग, C for कैटाबॉलिज्म, H for ह्यूमिफिकेशन, M for मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है जो भी मेरे पास डेट्राइटस है, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना। एंड ये प्रोसेस कौन कराएगा, मेरा अर्थवर्म कराएगा। लीचिंग का मतलब होता है कि जो मेरा फ्रेगमेंट्स में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मेरे पास आया है वो सॉइल के डीपेस्ट पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा एंड वहां पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको लीचिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा डिग्रेडेड डेट्राइटस है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, मतलब और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कि वो मेरा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सिंपलेस्ट, वो ह्यूमस में कन्वर्ट होने लग रहा है, मतलब एक डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। एंड देन उसका मिनरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना माइक्रोब्स की हेल्प से, उसको बोलेंगे हम आपका मिनरलाइजेशन। क्लियर? अब डीकम्पोजिशन को अफेक्ट कौन करेगा, अगर मेरा जो डेट्राइटस है, डेट्राइटस है लिग्निन रिच, लिग्निन या फिर काइटिन रिच है, तो यहाँ पे जो मेरा डीकम्पोजिशन है वो डिक्रीज हो जाएगा।
डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो डिक्रीज होगा अगर मेरा डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच है। तो सेम केस में अगर मेरा जो डेट्राइटस है वो नाइट्रोजन रिच होगा, नाइट्रोजन रिच होगा, तो वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा, मोर डिकम्पोजिशन। सेम टाइम पे अगर मेरे पास जो इन्वायरमेंट है वो वार्म होगा, मॉइस्ट होगा, तब डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। लो टेम्परेचर होगा और वहां पे बहुत सारे एनारोबिक कंडीशंस बनेंगी, तो मतलब वहां पे डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा। डिकम्पोजिशन हाई कब होगा? जब वो नाइट्रोजन एनरिच होगा प्लस वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन वहां पे देखने के लिए मिलेगी, तब ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, लिग्निन और काइटिन एनरिच होगा और लो टेम्परेचर होगा, तब हमारा डिकम्पोजिशन का रेट डिक्रीज होगा। तो एक बार देख लेते हैं पीछे हमने जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं सब डिस्कस कर लिए नहीं कर लिए। एनर्जी फ्लो हो, एनर्जी फ्लो में वही आएगा जो मैंने सन वाला पार्ट बताया, सन से 50% पीएआर आता है, उसका सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स एब्जॉर्ब या कैप्चर कर पाते हैं। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक एक सीरीज में फूड का ट्रांसफर होना, उसको फूड चेन बोलेंगे, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एक ही पोजीशन होल्ड कर पाएगा एक टाइम के ऊपर। एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है फूड चेन के केस में इजीली, बट फूड वेब के केस में नहीं इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते। फूड वेब में एक इंटरलिंक होता है बहुत सारी फूड चेन्स का। फूड वेब इज द इंटरलिंक बिटवीन मेनी फूड चेन। फूड जो चेन होती है वो भी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग जो ग्रास से स्टार्ट होगी, डेट्राइटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगी, उसको बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो जनरली बच्चों को पता ही होती है। चलो इतनी चीजें हमारी क्लियर हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है बच्चों हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो मेरे पास होगा पिरामिड ऑफ नंबर, एक होगा पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एक होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी, और सबसे पहले एनर्जी वाला देख लेते हैं। एनर्जी का जो पिरामिड होगा किसी भी केस में ले लेना वो हमेशा अपराइट होगा, लेकिन जो बायोमास और नंबर वाला पिरामिड है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। नंबर वाला अगर मैं लूंगी किसी एक ट्री के लिए, सिर्फ एक ट्री के लिए कंसीडर करूंगी, तो वो होगा इन्वर्टेड, क्योंकि ट्री एक है, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारी बर्ड्स वगैरह आ सकती है, तो ये हमारा अपराइट होगा। लेकिन अगर मैं इसको लूंगी ग्रासलैंड में तो ये होगा, सॉरी अपराइट नहीं, ट्री वाला इन्वर्टेड होगा। ट्री वाला होगा इन्वर्टेड एंड ये होगा आपका अपराइट। बायोमास में भी अगर हम आपका यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाला लेंगे या ग्रासलैंड ही लिख लो, ग्रासलैंड का भी हमेशा यहाँ पे अपराइट रहेगा, बट अगर हम इसको पॉन्ड इकोसिस्टम में लेंगे तो ये पॉन्ड में इन्वर्टेड हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर बायोमास एनर्जी तीन टाइप के पिरामिड होता है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो सिर्फ मैं हेडिंग डाल रही हूँ लिमिटेशंस एंड समझा देती हूँ, बाकी आप लोगों के पास नोट्स तो बने ही हुए हैं। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला लिमिटेशन है इन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन और स्पैरो होता है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ जाती है बहुत सारे केसेस में, तो उसको कंसीडर नहीं किया उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई फूड चेन बहुत सिंपल फूड चेन होती है, बट सिंपल फूड चेन कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। और इन्होंने फूड चेन के अंदर कभी भी डिकम्पोजर, जबकि डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका कहीं पे भी रोल एक्सप्लेन नहीं किया। ये तीन लिमिटेशन, पहला एक स्पीसीज जो होती है एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी आ सकती है, लेकिन उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया। सिंपल फूड चेन कभी एक्सिस्ट नहीं करती, डिकम्पोजर्स का को कोई प्लेस नहीं दिया गया ट्रॉपिक लेवल के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या क्या हम लोगों को देखना है।
इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है सिक्वेंशियल चेंजेस होना एक एरिया के अंदर, सिक्वेंशियल ग्रेजुअल बट प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन इन एन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के हो सकता है। सबसे पहले एक होता है मेरे पास प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है मेरे पास सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब होता है जो पहली बार सक्सेशन हो रहा है किसी ऐसा एरिया जिसके अंदर उससे पहले कभी लिविंग स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एक ऐसा एरिया है, वहां पे अगर सक्सेशन होना स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, जनरली बेयर रॉक्स वगैरह में। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ टाइम पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन कुछ किसी रीजन की वजह से वहां पे एक्सटिंक्ट हो गई है ना, वहां पे दोबारा से लाइफ एग्जिस्ट होने लग रही है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो फर्स्ट सक्सेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक होता है मेरे पास हाइड्रार्ड सक्सेशन, एक होता है जीरार्ड। हाइड्रार्ड सक्सेशन मतलब किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर सक्सेशन चल रहा है उसको हाइड्रार्ड बोलेंगे। जीरार्ड का मतलब होता है अगर किसी लैंड एरिया के अंदर सक्सेशन चल रहा है। तो अगर मेरा हाइड्रार्ड मतलब एक वाटर के अंदर सक्सेशन चल रहा है तो सबसे पहले वहां पे कौन एग्जिस्ट करेगा, आगे फाइटोप्लैंक्टन आएगा, आएगा फाइटोप्लैंक्टन। फिर फाइटोप्लैंक्टन धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स में, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रूटेड एंजियोस्पर्म्स में, एंड देन ट्रीज, एंड देन आपका फॉरेस्ट। ऐसे चलेगा हमारा हाइड्रेट, मतलब किसी वाटर बॉडी के अंदर का सक्सेशन चल रहा है। जीरार्ड सक्सेशन में क्या होगा, मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पे कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो मतलब मेरा एक बेयर एरिया है, तो सबसे पहले वहां पे कौन आएगा, मेरा लाइकन आएगा। लाइकन आएगा वहां पे वेदरिंग प्रोसेस कराएगा, सॉइल का फॉर्मेशन कराएगा, जिसकी वजह से सबसे पहले स्मॉल ब्रायोफाइट्स आएंगे। फिर वो छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स आपका कन्वर्ट हो जाएंगे आपके हर्ब्स में, देन श्रब्स में, फिर इसके बाद आपके बिग ट्रीज आ जाएंगे, एंड देन फॉरेस्ट। तो ये आपको सक्सेशन के बारे में याद रखना, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्राइमरी जहां पे आज से पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, सेकेंडरी का मतलब होता है आपका जहां पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और हाइड्रार्ड वाटर बॉडीज के अंदर, जीरार्ड किसी बेयर एरिया के अंदर। ये हुआ। फिर जब फाइनली हमारा कम्युनिटी जब एक इक्विलिब्रियम में आ जाती, मतलब जब मेरा ट्रीज और फॉरेस्ट बनने स्टार्ट हो गए हैं, इसको ही मैं बोलूंगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब द कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, उसके बाद अब कोई बहुत विजिबल चेंज नहीं होने वाला है अगर वहां पे, उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पाइनियर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो कि आपका बेयर एरिया के अंदर सबसे पहले आती है, जैसे लाइकन पाइनियर स्पीसीज की तरह यहाँ पे वर्क करेगी। क्लियर? सो तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ये था, हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिकैप कराती हूँ, मतलब इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ा। ऑर्गेनिज्म लेवल में मैंने आपको बताया था स्पीसीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर इतनी सारी वेरिएशंस वगैरह आ रही होती है। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि इकोसिस्टम में इतनी सारी स्पीसीज है, ठीक है। अब ये सारी स्पीसीज अगर कितना काउंट है इनका, और क्या स्पीसीज का कुछ एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट है मेरे पास या नहीं है, वो हमें पढ़ना है। तो यहीं पे हमारे एक साइंटिस्ट है, डेविड टिलमैन साइंटिस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डेविड टिलमैन साइंटिस्ट ने ये बोला था कि भाई इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, इकोसिस्टम के अंदर हम चाहते हैं कि जो फूड चेन है प्रॉपर्ली चलती रहे, फूड वेब प्रॉपर्ली चलता रहे, इसको मेंटेन रखने के लिए मेरे को एक बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब ये बोलता है कि कोई भी कम्युनिटी को मैं स्टेबल कम्युनिटी तब बोलूंगी जितनी ज्यादा वहां पे स्पीसीज हो, मतलब जिस कम्युनिटी के अंदर
जितनी ज्यादा स्पीसीज उतनी ही ज्यादा वो स्टेबल। ये डेविड टिलमैन साइंटिस्ट ने लाइन दी थी हमारी। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है पॉल एलरिक साइंटिस्ट, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस ये बताता है कि मेरे इकोसिस्टम में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज, राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने एयरप्लेन को बोला कि भाई एयरप्लेन क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर मैं अपने इकोसिस्टम के अंदर से, अगर मैं अपने एयरप्लेन के अंदर से एक बोल्ट करके निकालती रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा एयरप्लेन पूरा का पूरा वीक पड़ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं अपने इकोसिस्टम के अंदर से वन बाय वन करके स्पीसीज निकालती चली जाऊंगी, तो एक टाइम आएगा जब वो वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मेरा इकोसिस्टम अभी अचानक से वीक हो जाए, तो मैं क्या करूं, वहां से जितनी भी हॉटस्पॉट स्पीसीज है, मतलब जितनी भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, उनको अगर मैं निकाल दूं, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसके बिना मेरा इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता, जैसे एयरप्लेन के विंग्स के बोल्ट में अगर मैं खोल दूं तो एयरप्लेन एकदम क्रैश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं उसके सीट्स वगैरह के एक बोल्ट खोलना शुरू करूं तो कुछ टाइम लेगा एकदम से क्रैश होने में। तो ऐसे यहाँ पे राइवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में बोला गया था ये चीज। फिर बायोडाइवर्सिटी का अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो किस केसेस में हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास टोटल 1500 स्पीसीज है जो आज के टाइम में एक्सटिंक्शन के थ्रेड में है, मतलब जिनको डर है कि वो आज या कल में एक्सटिंक्ट हो सकती है, जिसमें 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज हैं, 32% एम्फीबियंस की स्पीसीज हैं, 12% बर्ड है, 23% एनिमल स्पीसीज, मैमल्स की स्पीसीज है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए, जैसे कि हमारे डोडो फिश है, वो मेराइटस से एक्सटिंक्ट हुए, क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुई, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काउ जिसका जो मीट था बहुत स्वीट एंड टेस्ट था, लोगों ने इतना ज्यादा खाया, इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ इसका कि एक्सटिंक्ट हो गई रशिया से। ऐसी 3 टाइगर की स्पीसीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, 3 टाइगर स्पीसीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, बाली, जवन एंड कैस्पियन। नीट में ही पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, कौन सी 3 टाइगर स्पीसीज तो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में आती है। क्लियर। डेविड टिलमैन साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, पॉल एल्ड्रिक साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे। मेरे को बताना स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट ने दिया था। इक्वेशन क्या थी, log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बताया था, फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बताया था। देन इसके बाद ये 2 साइंटिस्ट आए हमारे। क्लियर। चलो फिर आता है इसके पास कि मेरे पास इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, आखिरकार इसके क्या क्या रीजन है। तो इसके मेरे पास 4 रीजन है, इसीलिए इन 4 रीजन को हम बोलते हैं आपका एविल क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब 4 ऐसे रीजन। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब जहां पे मेरी स्पीसीज रह रही है, अगर मैं उस हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्शन कर रही हूँ तो उसको बोलेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि अगर मैं बताया जाता है कि मेरे पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था वो पहले पूरे अर्थ के लैंड का 14% कवर करता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दिए, उस लैंड एरिया को फॉरेस्ट कट करके पर्सनल यूज के लिए लेना शुरू कर दिया, तो 14 से 6% रह गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल जैसे कि मेरा स्टीलर सी काउ का बताया मैंने, किसी एक स्पीसीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिपेंड हो रही हूँ, तो उसमें वो स्पीसीज क्या हो जाएगी हमारी, एक्सटिंक्ट हो जाए। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब ये है कि मैं एक नॉर्मल, मैं रह रही हूँ घर पे, कोई बाहर से कोई दूसरा इंडिविजुअल आके यहाँ पे रहने लग जाए तो एलियन बन जाएगा मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगी। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास किकलिड फिश थी, किकलिड फिश पहले से रह रही थी, कहाँ पे रह रही थी किकलिड फिश, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में, जिसके अंदर क्या किया गया, अचानक से नील पर्च को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जिसकी वजह से किकलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऐसे ही मेरे पास कैटफिश रह रही थी एक एरिया के अंदर बहुत मजे से, वहां पे अफ्रीकन कैटफिश को लाके हमने रख दिया, जिसकी वजह से कैटफिश एक्सटिंक्ट हो गई। ये तो था बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के रीजन। फिर को एक्सटिंक्शन आता है। को एक्सटिंक्शन का मतलब 2 स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट करती है कि अगर उन दोनों में से बाई चांस एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई ना, तो दूसरी भी खुद से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। 4 रीजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। फिर आता है मेरे पास रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब मेरे को कोई बोल रहा है कि भाई देखो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, अब इसको आप कंजर्व करो, तो मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए नहीं। तो 3 एस्पेक्ट्स में मैं सोचूंगी, नैरो सॉरी पहला पॉइंट मैं सोचूंगी नैरो माइंडेड से। नैरो माइंडेड का मतलब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए सोचूंगी, भाई मेरे को इकोसिस्टम से क्या
प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे को इकोसिस्टम से क्या क्या मिल रहा है, इकोसिस्टम से मेरे को ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह मिल रही है, मेरे को वुड मिल रही है, बहुत सारी चीजें। ब्रॉडली मैं थोड़ा सा बाकी लोगों के बारे में अगर सोचना शुरू कर दूं कि मेरे अर्थ पे जितनी भी मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है, 20% ऑक्सीजन मेरे को अमेजोन फॉरेस्ट से मिल रही है। एथिकल इश्यूज मतलब मेरे वैल्यूज बोलते हैं कि भाई आने वाली जो जनरेशन है उनको भी ये सारे रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो मेरे आ जाएंगे एथिकल इश्यूज के अंदर। तो मेरे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस भी आ गए, रीजन भी आ गए। अब मेरे पास रीजन आते हैं कि भाई मैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करूंगी तो कैसे करूंगी, हाउ टू कंजर्व। तो इसके लिए मेरे पास दो चीजें हैं। एक एरिया है मेरे पास जहां पे बहुत सारी स्पीसीज है जिनका थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारी स्पीसीज है, मैं खुद उस एरिया के अंदर जाके रह रही हूँ और उनको प्रिजर्व कर रही हूँ, मतलब उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। उसके घर पे जाके उसकी देखभाल कर रही हूँ। लेकिन अगर वहां पे एक एरिया है जिसपे 2 या 3 ही स्पीसीज बची हुई हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गई, अब मेरा जाना तो वहां पे नहीं है कि भाई मैं क्यों जाऊंगी 2-3 स्पीसीज के लिए, मेरे पास यहाँ पे 100 स्पीसीज है, मैं 2-3 को छोड़ के जाऊँ, तो मैं क्या करूंगी 2-3 को वहां से उठा के अपने एरिया के अंदर लेके आऊंगी और अपने एरिया के अंदर उनकी देखभाल करूंगी। उसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। डॉक्टर आपके घर पे आ रहा है तो इन सीटू, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो एक्स सीटू, डॉक्टर आपके घर पे आ रहा है आपकी देखभाल करने इन सीटू, डॉक्टर के घर आप जा रहे हो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। अब एक डॉक्टर बेचारा क्लिनिक खोल के क्यों बैठता है, वैसे उसके पास आता है। अब डॉक्टर किस किस के घर जाएगा, पेशेंट बहुत सारे हैं, जिसका ऐसी स्पीसीज बहुत सारी है हमारे पास, तो वहां पे एक जगह पे बहुत सारे पेशेंट है तो डॉक्टर वहां जाएगा, ये थोड़ी ना कि एक 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 करके पेशेंट उसके पास आएगा। बहुत सारे पेशेंट एक जगह तो डॉक्टर वहां पे चला जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या आता है याद रखना, सबसे पहले लिखवा भी देती हूँ, चलो ये चीजें आप लोगों को मैं। इन सीटू कंजर्वेशन, ये कौन सा आ गया हमारा, यहीं पे लिख लो इन सीटू। एंड एक होता है, एक सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड वुड बी बेटर, वेट। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब आप उसके एरिया में जाके उसको प्रिजर्व कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है मेरे पास हॉटस्पॉट। तो टोटल कितने हॉटस्पॉट है मेरे पास पूरे वर्ल्ड में, 34 है, जिसमें से 3 मेरे पास इंडिया के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व में मेरे पास टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क्स। कितने नेशनल पार्क्स अवेलेबल हैं मेरे पास, टोटल 90 नेशनल पार्क्स अवेलेबल हैं। देन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेरे पास है 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रामसर साइट, रामसर साइट याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आता है किसको प्रिजर्व करके रखता है। तो रामसर जो साइट होती है वो आपका वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए होता है। देन आता है मेरे पास सेक्रेड ग्रूव। ये है सारे इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब आप उसको अपने एरिया के अंदर लाके रिजर्व कर रहे हो। दिस वन इज योर बोटेनिकल गार्डन्स। टोटल कितने बोटेनिकल गार्डन है मेरे पास, 35 बोटेनिकल गार्डन है। नेशनल पार्क यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे आता है फिर आपका जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में आता है मेरे पास टोटल 275। तो ये इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अर्थ समिट हमारा कहाँ हुआ था, अर्थ समिट हुआ था हमारा रियो डी जेनेरो में 1992 के अंदर, रियो डी जेनेरो हुआ था। एंड देन हुआ था हमारा वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट हुआ था हमारा जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर टोटल 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ था 2002 के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इकोलॉजी के स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम वो फिनिश होता है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद ट्राई करेंगे क्योंकि अगर टाइम बचता है हमारे पास तो कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोगों को इन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस मिल जाए। 3 चैप्टर मैंने आप लोगों के कराए हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, तीनों से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देती हूँ।